अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। बहुत बिजी टाइम चल रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ भाग दौड़ने लगी हुई है, लेकिन एक सिलसिला जो इस टीवी फैमिली के साथ मेरा जुड़ा है वो प्यार का वो रिश्ता है जिसमें मैं कुछ भी हो जाए पूरी कोशिश करता हूं कि ऑफ कैमरा स्टोरी मिस ना हो। अभी जुनेद भाई और मैं निकले हैं, रात का टाइम हो रहा है, मैं सारा दिन कोशिश करता रहा स्टोरी रिकॉर्ड कर सकूं, नहीं कर सका। तो अभी भागते हुए जुनेद भाई और मैं आए हैं, उनके एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन सबको उन्होंने जगाया, वो आए। मैंने कहा मैंने स्टोरी रिकॉर्ड करनी है, तो उन्होंने कहा ये जगह तो ऑलरेडी हॉन्टेड है जहाँ पे आप करने जा रहे हैं, जिस जगह पे आप बैठने जा रहे हैं यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। तो मैंने कहा इससे अच्छी कहानी, इससे अच्छी लोकेशन मेरे लिए क्या हो सकती है कि आपकी ही सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें जिन्नात के वाकयात हैं, और वहीं उसी जगह पे बैठ के मैं कर रहा हूं जहां पे जिन्नात का बसेरा है। मजे की बात यह है, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं आज की, जो मुझे भेजी है, जिनका नाम है सैयद साइम मोहसिन, इंडिया से इनका ताल्लुक है। कहानी भी एक दरख्त की है। ये कहानी दरख्त से ही शुरू होके दरख्त पे खत्म होती है, और जहां दरख्त से शुरू होती है वहीं जिक्र है जिन्नात का। तो मैं नाम, इस वक्त मेरे सामने ही बैठे हैं चेयर्स लगा के, मैं उनका नाम भी पूछा था। भाईजान आपने बताया था नाम क्या है? आबिद। आबिद भाई मेरे सामने बैठे हैं सारे चेयर्स पे। इन्होंने मुझे बताया कि आबिद भाई ने कहा ये जो जगह है जहाँ पे आप स्टोरी रिकॉर्ड करने लगे हैं ये हॉन्टेड है। कोई माने ना माने, वो कहते हैं मैंने यहाँ पे देखे हैं, क्लियर अपनी आंखों से उनको यहाँ पे देखा है। तो आज जब उन्होंने इस जगह पे देखा है, हो सकता है वो भी हमारी कहानी को सुने, हो सकता है कहानी सुनते हुए वो अपनी मौजूदगी का एहसास भी करा दें कि आबिद भाई और सारे दोस्त जो सामने बैठे हैं सिर्फ ये नहीं सुन रहे, हम भी आपके साथ कहानी सुन रहे हैं। कहानी को शुरू करता हूं। कहानी कुछ यूं है। सैयद सैम मोहसिन कहते हैं, मेरा एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है आकिब, और ये सच्ची कहानी है उनके आकिब के ताया अब्बू की, जिनका नाम है जावेद। आकिब भी रियल नाम है, ताया अब्बू का नाम जो जावेद है ये भी रियल है। कहानी है उस वक्त की जिस वक्त वो जवान थे, और जवानी की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी होती है जिसमें इंसान को एक एहसास होता है कि मैंने घूमना है, दोस्तों के साथ फन करना है, रात को लेट घर आना है, अगर कॉलेज जाना है तो कॉलेज के बाद वापस आके जो ये जिंदगी होती है जवानी की जिंदगी, इसमें इंसान को कोई फिक्र फाका नहीं होता। कब सोना है, कब उठना है। एक जरूरी चीज जो उसके दिमाग में होती है वो होती है कि एक सुबह उठना है, मैंने कॉलेज जाना है, और उसके बाद मैंने फन करना है। टेंशनें, परेशानियां, चीजें वालदैन तक महदूद होती हैं, ये वालदैन की जिम्मेदारी होती है। जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता शादी की सूरत में, तब तक उसको कोई परेशानी नहीं होती। सो जावेद भी एक नौजवान था। माँ बाप के कई दफा समझाने के बावजूद वो रात को लेट घर आता था। माँ अक्सर कहती, बेटा हालात अच्छे नहीं, बेटा माहौल अच्छा नहीं, बेटा तुम्हें पहले भी कई दफा कह चुकी हूं घर रात को जल्दी आ जाया करो। ये उस वक्त की कहानी है जिस वक्त इंसानों का मिलना जुलना कम था, आबादियां इतना ज्यादा नहीं थी, वीराने बहुत ज्यादा थे, लाइटिंग रोशनियां बहुत कम थी, अंधेरे का दौर था। और उस वक्त भी एक मां की परेशानी थी, बेटा घर जल्दी आ जाया करो। जावेद कहाँ सुनने वाला था? हर नौजवान कहाँ सुनता है माँ बाप की? उसको तो एक बात याद होती है, मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठना है, फन करना है, हंसना है, इंजॉय करना है और वक्त ज़बरदस्त तरीके से गुजारना है। ये भी एक ऐसी ही रात थी जब वो अपने घर से निकला अपने दोस्तों से मिलने के लिए। दोस्तों ने बैठ के बहुत ज़्यादा फन किया, हल्ला गुला किया, शरारतें की। एक वीकेंड था, एक छुट्टी थी अगले दिन, इसलिए टाइम का एहसास ना हुआ और रात के 12:30 बज गए। जब दोस्तों ने उसको टाइम का एहसास दिलाया तो उसको पता लगा कि
बहुत लेट हो चुकी है, मुझे घर जाना चाहिए। और निकलते निकलते रात का 1 बज गया। जिस वक्त वो वहां से निकल रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। रोशनियों का सफर उस वक्त नहीं था, चिरागों का सफर था। लालटीनें जलती थीं, दिए जलते थे, हर तरफ खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिस तरह इस वक्त यहां हर तरफ खामोशी है। वो चलता हुआ, पैदल चलता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में इर्द गिर्द दरख्त भी थे, वीराने भी थी। उसको उस वक्त वॉशरूम की जरूरत पेश आई। वो शायद अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते हुए कोल्ड ड्रिंक्स, पानी इतना पी चुका था कि उसने कहा घर पहुंचने में काफी देर है, पैदल सफर करना है, क्यों ना कहीं पे मैं छोटा पेशाब कर लूं। और रात की उस तारीकी में, उस तन्हाई में, जहां पे झींगड़ दूर से कहीं बोल रहा था, और जूं जूं वो आगे चलता था तो वो झींगड़ भी उसके साथ साथ चल रहा था। अभी भी एक चलने की आवाज है, ये उस लम्हे भी चलने की एक आवाज थी। और वो किसी और की आवाज नहीं थी, उसी जावेद की थी। जब किसी सूखे पत्ते पे वो पांव रखता, और पांव रखते ही एक चरचराहट सी पैदा होती। पत्ते पे जब चरचराहट पैदा होती तो एक खौफ का समा होता। वो तो अपने फन में, अपने मस्ती में बगैर खौफ के चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखा वो एक छोटी सी मार्केट जहां पे उसकी ख्याल था लाइट्स जल रही होंगी, वहां साइड पे मैं बैठ के पेशाब कर लेता हूं। वो मार्केट भी आज बंद थी। जब उसने इधर उधर देखा तो सामने दूर उसको एक इमली का उन्होंने लफ्ज लिखा। इमली जिस तरह आम को हम कहते हैं, वो कच्ची लगती है तो उसको इमली करें। एक आम का दरख्त, घना पुराना दरख्त नजर आया, जिसपे अब आम तो नहीं लगते थे, लेकिन रात की उस तारीकी में, रात के उस वीराने में, रात के 1 बजे अपनी हैबत के साथ वो दरख्त वहां पे मौजूद था। जावेद चलता हुआ उस दरख्त के पास गया और उसने उस दरख्त के नीचे बैठ के पेशाब किया। उसके बाद उस जगह से खड़ा हुआ और अपनी मस्ती में चलता हुआ, उसी तरह गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया कि अब जितनी जल्दी हो सके मैं घर पहुंचूं। ऑलरेडी रात बहुत हो चुकी है। आज तो घर पहुंचते पहुंचते 1:15 बज जाएगा। वो चाहता था मैं 1:30 ना बजे, 1:15 बजे तक अपने घर पहुंच जाऊं। पत्तों पे पांव रखता रात की उस तारीकी में, जहां दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज भी आती थी, वो चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे तक पहुंचा जो उसके घर का दरवाजा था। मां कितने चक्कर लगा चुकी थी उसके कमरे के, वो नहीं जानता था। दुआ कर रहा था कि कहीं मेरी मां से मेरा आमना सामना ना हो जाए। खामोशी के साथ अंदर दाखिल हूं और सीधा अपने कमरे में जाके सो जाऊं। ऐसा ही उसने किया। चलता हुआ जब अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे का जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा मां सामने बैठी है। और ना सिर्फ मां सामने बैठी है, मां कमर करके बैठी है। मां का रुख दूसरी तरफ है और मां की कमर जावेद की तरफ है। वो एकदम से रुक गया। कई दफा ऐसा हुआ था कि वो रात को लेट हो गया था, मां आती थी कमरे में, परेशानी में चक्कर लगा के चली जाती थी। आज तो मां ऊपर बिस्तर पे चढ़ के बैठ गई थी और वो भी कमर करके। उसने दाखिल होते ही जब मां को देख लिया तो कहा, मां आप यहां पे क्या कर रही हैं? मां चुप रही। उसको नींद बहुत आ रही थी तो उसने फिर से कहा, मां उठिए ना, अपने कमरे में जाइए, मुझे सोना है। तो उसी दरख्त पे, उसी बिस्तर पे बैठी हुई उसी मां ने वहीं बैठे बैठे, कमर तो वहीं पे रही, उसकी गर्दन वहीं से घूमी और गर्दन घूमते 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 पीछे मुड़ गई। जैसे किसी इंसान की गर्दन पूरी घुमा दी जाए तो वो उसी लम्हे मर जाएगा, लेकिन वो 360 पूरी की पूरी गर्दन घूम के, पूरा जिस्म, पूरी कमर, पूरा धड़ वहीं बेड पे मौजूद रहा। सिर्फ गर्दन घूमी और पीछे की तरफ आ गई। जब गर्दन पीछे की तरफ आई तो वो चेहरा तो एक औरत का था, लेकिन उसकी आंखों में लाल सुर्ख ऐसे था जैसे खून टपक रहा हो। उसकी आंखों से ऐसे धारें सी बह रही थी, वो खून की धारें थी जो उसके चेहरे से, उसकी आंखों से निकल के उसके चेहरे पे आ रही थी।
और वो इस अंदाज से जावेद को देख रही थी जैसे वो इसी लम्हे गुस्से में उसको खा जाएगी। जैसे ही उस गर्दन की औरत की गर्दन पूरी घूमी और घूमने के बाद पीछे आई और उसकी आंखों से खून निकल रहा था, वो इतनी भयानक लग रही थी कि उसको खड़े खड़े वहां पे चक्कर आए और जमीन पे धड़म करके वो गिर गया। रात की उस तारीकी में जावेद बेहोश हो चुका था। एक ऐसा मंजर देख चुका था जो उस औरत ने इस तरह अपनी गर्दन को घुमा दिया था किसी का दिल दहलाने के लिए, यही मंजर काफी था। लेकिन जब उसकी आंखों से भी लाल सुर्ख खून उतरा हुआ था और नीचे बह रहा था, तो वो खौफ के मारे गिरा और बेहोश हो गया। रात जारी और सारी थी। मां शायद अपने कमरे में सो रही थी, बाप कहां था किसी को कोई खबर नहीं थी। हां, जब सुबह जावेद की आंख खुली तो उसने देखा वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है। एकदम से उसको याद आया कि रात मैंने कोई ख्वाब देखा था। ओ मेरे खुदाया, बहुत ही भयानक ख्वाब। मैंने क्या देखा था रात ख्वाब में? ओ खुदाया, मैंने एक चुड़ैल को देखा था जिसकी आंखों में खून था, जिसकी गर्दन घूम गई थी। ओ खुदाया, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। वो अपने उस ख्वाब को याद करता रहा। उसके बाद जिस तरह वो अपने बिस्तर से उठता था, वो अपने बिस्तर से उठ गया, शावर लिया। अपने कॉलेज के लिए छुट्टी थी, आज उसने नहीं जाना था। नाश्ता वगैरह किया, लेकिन एक चीज आज उसको महसूस हो रही थी, उसके कंधों पे एक बोझ सा था। उसके कंधे बहुत भारी भारी से थे। ऐसा बहुत कम होता था कि कभी उसको महसूस हो कि वो थका हुआ सा है, उसके कंधों पे बोझ है। आज उसके दोनों कंधे बहुत ज्यादा भारी हो रहे थे। वो सारा दिन इधर उधर फिरता रहा, लेकिन मुसलसल उसके कंधों पे बोझ रहा। जब रात हुई, वो अपने बिस्तर पे आया तो आज भी वो थका हुआ था, चाहता था जल्दी सो जाए। आज वो अपने दोस्तों की तरफ नहीं गया था क्योंकि कल रात भी शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वो चाहता था आज रात को उसकी नींद पूरी हो जाए। वो गया और अपने बिस्तर पर सो गया। थका हुआ था, गहरी नींद सो गया। वो रात जब सूरज अपनी ड्यूटी पूरी करके, रोशनी फैला के और सारे जहां को उजाला देकर थकता है, खुदा हाफिज करता है और चला जाता है, दूसरी तरफ से रात की तारीकी अपने पर फैलाए ऐसे अंधेरा साथ लिए पूरे उस दुनिया के वजूद पे, पूरे उस माहौल पे इस तरह छा जाती है कि जैसे ही रात की तारीकी आती है तो हर तरफ एक खामोशी सी हो जाती है। चरिंद परिंद इंसान सब अपने अपने घोंसलों में, बिस्तरों पे सोने के लिए चले जाते हैं। आज भी सब अपने बिस्तर में सोने के लिए चले गए थे। जावेद भी गहरी नींद सो चुका था अपने बिस्तर में। उसका कमरा बंद था। अपने कमरे में उसने घुप अंधेरा किया था सोने से पहले, जो उसकी आदत थी, और उसके बाद वो गहरी नींद सो गया था। ये रात के 3 बजे का टाइम था जब उसके कानों में एक आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। सरगोशी कैसी अंदाज में उससे कुछ कह रहा हो, उसके कान में उसने कुछ कहा हो। वो गहरी नींद में था। वो समझा मैं ख्वाब देख रहा हूं। एक आवाज है, ये पता नहीं इन भाइयों में से या ऊपर से पता नहीं किसकी आवाज है। वो देखता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं या क्या है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई सरगोशी में ऐसी बात कर रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रही। उसकी आंखें खुल गईं। बिस्तर पे लेटे लेटे जैसे ही उसने आंख खोली तो उसकी आंखों के आगे घुप अंधेरा था। वही रात का अंधेरा जिसने चारों तरफ अपनी चादर, काली स्याह चादर तारीकी की सूरत में फैलाई हुई थी। तो उसने अपने कमरे में भी लाइट ऑफ करके उसी काली स्याह रात की चादर को अपने कमरे पे डाल दिया था। उसके कमरे में घुप अंधेरा था। अभी वो लेटा ही था। उसकी सरगोशी अभी तक कान में, उसको जो याद थी कि मैंने कुछ देर पहले किसी सरगोशी को सुना है, वहीं पे दोबारा किसी ने उसके कान में कोई सरगोशी की। और जब उसके कान में सरगोशी हुई, अब उसने कहा इस दफा मैंने उस आवाज को, उस खरगोशी को क्लियर सुना है।
जो अभी मेरे कान में हुई है। तो एकदम से अपने बिस्तर पे उठा, चलता हुआ लाइट के पास गया, स्विच उसने ऑन कर दिया। इर्द गिर्द उसकी निगाह गई, कुछ भी नहीं। चलता हुआ जैसे अपने बिस्तर के करीब पहुंचा तो उसकी निगाह सामने पड़ी। ये तो किसी औरत के बाल थे जो जमीन को लग रहे थे। तो ये बाल आ कहां से रहे हैं? उसने बालों को जमीन से देखना शुरू किया तो वो देखते 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 ऊपर जब उसकी निगाह पहुंची तो उसने देखा वही औरत जिसकी गर्दन घूम गई थी वो छत के साथ चिपकी हुई थी। उसके दोनों हाथ और दोनों पांव छत को टच हुए हुए थे। उसकी कमर जमीन की तरफ थी, लेकिन गर्दन अभी भी उसने अपनी पूरी मोड़ के नीचे की तरफ रखी हुई थी। इतने लंबे लंबे काले स्याह उसके बाल थे जो छत से लेके नीचे जमीन तक टच हो रहे थे। कैसा खौफनाक मंजर था कि एक औरत जिसके पांव भी ऊपर छत को चिपक रहे हैं, जिसने हाथ भी जिस तरह मकड़ी रखती है ऐसे छत पे उसने हाथ रखे हुए थे, और उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी हुई थी। उसने जैसे ही यह मंजर देखा, अभी उसको समझने भी ना पाया था कि उसी औरत ने उसी लम्हे छलांग मारी, और जो अपने बिस्तर पे अभी बैठ चुका था, लेटा नहीं था, उसने इस अंदाज में छलांग मारी कि सीधी उसके ऊपर आके वो औरत गिरी, और साथ ही उसके हाथ उसकी गर्दन के इर्द गिर्द आ गए। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ था कि उसको संभलने का मौका ही ना मिला कि उस औरत ने इतनी तेजी के साथ, कैसा भयानक मंजर कि वो जो ऊपर चिपकी हुई है दीवार के साथ नहीं, छत के साथ, जिसके बाल नीचे जमीन तक आ रहे हैं, तकरीबन 12-14 फुट लंबे उसके बाल हैं, और वो गर्दन घुमा चुकी है। अभी भी उसकी गर्दन में खून, उसकी आंखों में लाल सुर्ख खून है। वो बहुत गुस्से में है, इतने गुस्से से उसको देख रही है। अंदाज बताता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें सांस तक नहीं लेने दूंगी। अभी वो उसको देख ही पाया था, एक सेकंड लगा था देखने में कि जहां बालों को देखते देखते वो छत तक पहुंचा था, उसके चेहरे तक पहुंचा था, वहीं पे उसने छलांग मार दी, और वो जो बेड पे बैठा था उसको गिरा के उसके ऊपर बैठ गई। उसका गला दबा चुकी थी, उसके गले पे चढ़ के बैठ चुकी थी, और सिर्फ बैठी नहीं थी, उसका मकसद था उसके गले को दबा देना। वो उसको मारना चाहती थी। अभी जिस तरह यहां पे खामोशी हो गई है, उस घर में भी टोटली इसी तरह खामोशी थी। किसी ने कोई आवाज नहीं पैदा की थी। एक हल्की सी आवाज आई थी जब उस औरत ने ऊपर छत से नीचे छलांग मारी थी, और छलांग मार के उसकी गर्दन तक पहुंची थी, उसके सीने पे चढ़ के बैठी थी। अब वो अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को दबाने जा रही थी। हाथों का दोनों हाथों को गर्दन पे इस अंदाज में रखा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता गर्दन वो दबाती जा रही थी, और नीचे पड़ा जावेद दोनों हाथों से उन हाथों को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे वो हाथ नहीं है, लोहे के हाथ हैं, उनमें इतनी ताकत है, इतने गर्म हाथ हैं। जब उन हाथों को उसने टच किया तो उसको इस तरह करंट सा लगा जैसे ये हाथ नहीं, आग के बने बाजू हों, इन बाजुओं में से शदीद आग निकल रही हो, और उसके मुंह से चीख निकलने लगी, क्योंकि वो इतने गर्म हाथ थे। जब उसने उस हाथों को पकड़ने की कोशिश की तो उसके मुंह से चीख इसलिए नहीं निकल सकी क्योंकि वो बाजू, वो हाथ उसकी गर्दन को अब दबा चुके थे, तो वो चीख भी नहीं मार सकता था। अब वो बेबस हो चुका था, हाथ भी नहीं ला सकता था कि छुड़वा सकूं, मेरा सांस मुझे वापस आ सके, क्योंकि उसकी गिरफ्त और मजबूत हो चुकी थी, और उसके जो हाथ थे वो आग के बने हुए थे। अब अगर कोई बचा सकता था तो अल्लाह के बाद कोई, अल्लाह वसीला बना के भेजता तो उसको बचा सकता था। वो औरत उसके सीने पे बैठी थी और गर्दन उसकी दबाई जा रही थी। जावेद का सांस बंद होता जा रहा था, हाथों की गिरफ्त मजीद सख्त होती जा रही थी। पूरे बिस्तर पे बाल ही बाल, जो उस औरत के इतने लंबे बाल थे, पूरे बिस्तर को उन्होंने लपेट में लिया हुआ था। और जब हाथों का दबाव बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसको लगा कि अब मरने में शायद चंद सेकंड रह गए हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद शायद वो मर जाएगा। अभी शायद अल्लाह को उसकी जिंदगी अजीज थी कि वहीं पे वालिद साहब जो वॉशरूम के लिए उठे थे,
जो हमेशा बेचैन रहते थे बेटे के लिए घर आया है कि नहीं, आज फिर तो दोस्तों की तरफ नहीं चला गया, आज फिर तो कहीं लेट नहीं है, वैसे ही देखने के लिए अंदर कमरे की तरफ आए तो देखा लाइट जल रही है। रात के 3 बजे का टाइम, उन्होंने कहा कमरे में लाइट चल रही है, क्या ये लड़का अभी तक नहीं पहुंचा, ये क्या कर रहा है? और वो सीधे उसके कमरे की तरफ आए। अभी कमरे के करीब पहुंचे ही थे कि आंखों ने खौफनाक सा मंजर देखा। एक ऐसी औरत जिसके बाल पूरे फर्श तक बिखरे हुए हैं, उसके बाल ने पूरे बेड को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो उसके बेटे के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। बाप भागता हुआ तेजी से आगे आया कि ये क्या मंजर है, मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। और जब उसने सामने आके देखा तो उसने देखा एक हाथ हैं जो उसके बेटे की गर्दन को दबोचे जा रहे हैं। गिरफ्त इतनी शदीद सख्त हो चुकी है कि बेटे की आंखें बता रही हैं बेटा मरने वाला है, जो भी ऊपर बैठी है वो मार देगी मेरे बेटे को। अभी तक शायद उस औरत को पता नहीं था कि बाप पीछे खड़ा है, तो बाप ने कहा कौन हो तुम? वो तहज्जुद गुजार, वो नेक शख्स जो पीछे खड़ा था, उसने कहा कौन हो तुम? ये जुमला बोलना ही था कि उसी तरह 360 में गर्दन उसकी घूमी और जैसे ही उसने बाप को देखा तो उसी लम्हे वो वहां से गायब हो गई। बाप होता है, अपने बेटे की उस तकलीफ को नहीं देख सकता था, भागता हुआ बेटे के पास गया और उसको थपकियां दे के जगाना शुरू किया। जावेद, मेरे बेटे जावेद, होश करो, जावेद बात करो, तुम होश में आओ, होश में आओ। और जावेद जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी, जो बेहोशी के करीब नहीं मौत के करीब जा चुका था, शायद चंद सेकंड का मेहमान था इस दुनिया का कि चंद सेकंड के बाद उसके जिस्म से उसकी रूह परवाज कर जाती और एक खाली वजूद वहां रह जाता, जो फिर एक फर्ज था नहला के दोहला के उसको सफरे आखरत पे रवाना कर दिया जाता और शहर खामोश में कब्रिस्तान में दफना दिया जाता। वो चंद सेकंड की दूरी पे था वो सब कुछ जो उसके साथ हो सकता था। जब बाप भागता हुआ वहां पहुंचा तो बेटे को उसने होश में लाया और जावेद होश में आ गया। क्योंकि बाप सारी सिचुएशन को समझ चुका था, इसलिए वो बेटे पे बैठ के पढ़ता रहा, यहां तक कि जावेद होश में तो आ गया लेकिन मुंह से कुछ लफ्ज ना कह सका। ऐसे दीवानों की तरह, पागलों की तरह बाप को, दीवारों को, छत को देखता रहा। बाप बगैर कोई बात किए बेटे से पढ़ता रहा, बेटे के ऊपर फूंकता रहा, यहां तक कि बेटा सो गया। जब सुबह हुई तो बाकी मां भी जागी, घर वाले भी जागे, तो जावेद का बाप सबको बुला के ले आया जावेद के पास। जावेद सो रहा था, सारे घर वाले जमा हो गए, उसको जगाया गया और जब जावेद की आंख खुली तो पूछा बाप ने, क्या हुआ था रात तुम्हारे साथ? तो जावेद ने वो पूरी बात बता दी कि पहले किस तरह मैं कमरे में दाखिल हुआ तो औरत बैठी थी जिसको मैं मां समझा और उसने गर्दन घुमाई, मैं उसको देख के बेहोश हो गया था, लेकिन सुबह मैं अपने बिस्तर पे पाया गया था। मैं समझा था मैंने ख्वाब देखा है, लेकिन वो हकीकत थी। और कल रात जो गुजरी है, जब मैं वहां अंदर आया तो मैंने क्या मंजर देखा और मेरे साथ क्या हुआ। मां आगे बढ़ी और उसने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे को मार दिया और कहा, तूने मुझे कभी कहना नहीं माना, मैं कितनी दफा तुझसे कहा है लेट नाइट घर मत आया कर, टाइम पे घर आ जाया कर, तू फिर भी मेरी बात नहीं मानता। खैर घर वाले उसकी केयर करते रहे। वाले साहब ने कहा, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, मिलने वाले हैं, मैं उनसे बात करता हूं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये माजरा है क्या? कौन थी ये औरत जिसने पूरी गर्दन पीछे घुमा दी और इस तरह तुम्हारे ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी? तुम्हारा पहले भी गला दबाने की उसने कोशिश की, पहले भी इस बिस्तर पे आके बैठी, आखिर वो चाहती क्या है? जावेद को लेके उस अल्लाह के नेक बुजुर्ग के पास पहुंचे। जावेद को उसके सामने बिठा दिया गया। वो कुछ देर पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद उन्होंने बताया, क्या तुम जावेद किसी दरख्त के नीचे पेशाब करने गए थे? जावेद ने गर्दन हिला दी और कहा, हाँ गया था। उन्होंने कहा, जावेद तुम नहीं जानते जिस दरख्त के नीचे जाके तुमने पेशाब किया है, उस दरख्त पे एक चुड़ैल का बसेरा है। जब तुम वहां पे गए थे तुम्हें एहसास नहीं था वो चुड़ैल वहीं पे नीचे मौजूद थी। उस रात दुकानें वगैरह सब कुछ बंद था, कोई भी इंसान बशर वहां पे मौजूद नहीं था। तुम अकेले इंसान थे जिसने जाके वहां पे पेशाब कर दिया था। उस वक्त चुड़ैल तो मौजूद नहीं थी, उसके बच्चे वहां पे मौजूद थे जो तुम्हारी उस हरकत की वजह से उसकी जद में आ गए। उसके बाद ये चुड़ैल तुम्हारे घर पहुंच गई, वो तुम्हें तड़पा तुड़पा के मारना चाहती थी। पहले वो तुम्हारे बिस्तर पे आई,
फिर उस चुड़ैल ने जिस तरह तुम्हारी गर्दन दबाने की कोशिश की, अगर तुम्हारा बाप वहां पे ना पहुंचता, वो तुम्हें मार डालती। वो फैसला करके आई थी कि आज तुम्हें मारने आई थी, सजा देने आई थी। अब सब घर वाले ये बातें खड़े सुन रहे थे। उसमें जावेद भी बैठा था, जो घबरा रहा था कि एक चुड़ैल है जो उसके पीछे पड़ चुकी है, जिसको अपनी आंखों से 2 दफा देख चुका था, जो उसको मारना चाहती है। और कल रात गुजरी थी, अब उसने उसका गला दबा दिया था, छत के साथ वो चिपकी हुई थी। जावेद का बाप बोला, कारी साहब, फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरे बेटे की जान खुलासी कैसे होगी? मेरा बेटा उस चुड़ैल से कैसे बच सकता है? तो उस पीर साहब ने कहा, सबसे पहले मुझे लुबान लेके दो, मैं लुबान की धूनी दूंगा तुम्हारे पूरे घर में, तुम्हारे बेटे पे। उसके बाद एक थाली लो और उस थाली पे लाल कलर की साड़ी चाहिए, लाल कलर की चूड़ियां चाहिए और घुंघरू चाहिए। घुंघरू जो पांव में बांधे जाते हैं, वो घुंघरू भी चाहिए। एक प्लेट में ये तीनों चीज रखो, लाल साड़ी, लाल चूड़ियां और घुंघरू। और यही लड़का इसी थाली को लेकर उसी दरख्त के नीचे जाएगा, उससे खड़े होकर पहले माफी मांगेगा। माफी मांगने के बाद ये पूरी थाली, जिसमें घुंघरू भी हैं, चूड़ियां भी हैं, लाल साड़ी भी है, ये उसी दरख्त के नीचे रख देगा और पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ये मुड़ के देखेगा तो फिर इसको मार देगी वो। लेकिन पहले मुझे लुबान लेके आओ, अभी लेके आओ, मैं इसको लुबान की धूनी दूं। वो भाग के गए, लुबान लेके आए और उस पीर ने पढ़ाई करने के बाद लुबान की धूनी दी जावेद के ऊपर। और उसके बाद कहा, बाकी चीजों का इंतजाम करो। रात के टाइम तक थाली के अंदर लाल साड़ी, लाल चूड़ियां और घुंघरू भी आ चुके थे। जावेद के हवाले किया। उसने कहा, मैं यहीं पे बैठूंगा, बाकी सब लोग अपने घरों को जाओ। जावेद इस थाली को लेकर रात को 1 बजे उस दरख्त के नीचे जाएगा। और न सिर्फ नीचे जाएगा, उसको दे के आएगा, उससे माफी मांग के आएगा। डरना मत, और मेरे बच्चे, मुड़ के देखना मत। अगर तुमने मुड़ के देखा, वो तुम्हारा कलेजा निकाल के खा जाएगी। उसे माफी जरूर मांगना। मां बाप के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला था कि बेटे को इस तरह हवाले करना एक चुड़ैल के, जो ऑलरेडी बाप देख चुका है, ऑलरेडी वो बच्चा बता चुका है कि मैं लेटा था तो मेरी गर्दन दबा रही थी, बाप ने गवाही दी कि मैंने बेटे को बचाया। अब उसी चुड़ैल के पास ये सामान लेके बेटे को भेजना बहुत ही खौफनाक मंजर था। लेकिन कारी साहब ने कहा था, इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। लेकिन मां बाप को यह फैसला करना तो था। अगर बेटे की जिंदगी अजीज थी तो ये सामान लेके उसको भेजना था। कारी साहब ने कहा था, इसके अलावा हल ही कोई नहीं है। माफी यही लड़का मांगेगा तो वो माफ करेगी, नहीं तो वो चुड़ैल कहीं ना कहीं इसको मार डालेगी। मां मुसल्ले पे बैठ गई, बाप भी तस्बीह लेके कभी घूम रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था। बेटे के हवाले एक थाली, एक बड़ी सी गोल थाली दी गई थी, जिसके अंदर घुंघरू भी थे, लाल चूड़ियां भी थी, लाल साड़ी भी थी। क्या मंजर होगा एक मां के लिए जब वो अपने बेटे को एक चुड़ैल के पास रवाना कर रही है कि जाओ ये सामान दे के आओ। धूनी मिल चुकी है। वो कारी साहब अपने घर, अपनी मस्जिद में मौजूद हैं। वो रात को नहीं आए, वो ये कह चुके थे, मैं वहीं से बैठ के पढ़ाई करूंगा, अकेले जाओगे तुम। और वो थाली लेके रात के 12:45 बजे घर से रवाना हुआ। वही जावेद जो इन रस्तों से इतना आसानी से गुजर जाता था, भागता हुआ जाता था कि जल्दी से घर पहुंचूं, मेरा मां मेरा इंतजार कर रही होगी, बाप को पता लग गया तो डांट पड़ेगी। आज वही जावेद थाली हाथ में लिए इतना खौफ के आलम में चल रहा था कि एक पांव ऐसे लगता था मन मन भारी हो गया है। पांव के कदम रखते हुए उसको लगता था मैं उस दरख्त तक पहुंच ही नहीं सकूंगा। आज भी वही रात की तारीकी थी, आज भी वही खामोशी थी, आज भी वही मंजर था। लेकिन वो था कि दिल की धड़कन बहुत तेज और पूरा जिस्म उसका कांप रहा था। वो हाथों में थाली उठाए उसी दरख्त की तरफ जा रहा था। अब वो दरख्त उसकी आंखों के सामने आ चुका था। चलते चलते उस दरख्त के करीब पहुंच गया था। खौफजदा, धड़कती धड़कन, पूरा कांपता बदन,
जिंदगी का एक ऐसा भयानक मंजर जब उसको पता लग गया था। उस दरख्त के पास जा रहा हूं जहां एक चुड़ैल और उसके बच्चे रहते हैं। आंखें कभी बंद कर लेता और कभी आंखें खोल लेता, हाथ उसके कांप रहे थे। कांपते हाथों के साथ आकर चलता चलता उस दरख्त तक पहुंच गया। उस दरख्त के पास जाके वही जुमले जो उसको कारी साहब ने कहे थे उसने दोहराए। मैं एक बशर हूं, मैं एक आदम हूं, मट्टी से बना हूं। मैं आपको नहीं देख सका और जो गलती मुझसे सरजद हुई मैंने कतअन इरादे के साथ नहीं की। मुझे पता नहीं था कि आप या आपके बच्चे यहां पे मौजूद हैं। अगर मुझे पता होता ये मैं कभी भी जिंदगी में हरकत ना करता। अनजाने में मुझसे ये हरकत हुई है, मैं आज इसकी माफी मांगने आया हूं। और ये लाल साड़ी, लाल चूड़ियां और ये घुंघरू आपके हवाले करने आया हूं। इसको कबूल कीजिए और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी भी मैं इस रास्ते से गुजरूं तक भी नहीं, कभी नहीं गुजरूंगा, मुझे माफ कीजिए। कुछ देर के लिए वो खामोश हुआ ये देखने के लिए कि आया कोई जवाब आता है, आया कोई इस तरह की टहनी इस तरह की हिलती है। ये मैंने खुद हाथ से हिलाया इस टहनी को, कोई टहनी तक नहीं हिली, कोई पत्ता तक नहीं हिला, हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। अगर चुड़ैल थी, उसके बच्चे थे, तो वो दरख्त की किस जगह पे, किस टहनी पे बैठे उसको देख रहे थे। वो नहीं जानता था, शायद वो उस वक्त उसके सामने खड़े हों, रात के 1 बजे हो सकता है, दरख्त के पीछे खड़े हों, हो सकता है जिस वक्त वो ये बातें कर रहा था वो चुड़ैल पीछे आके खड़ी हो। ये वो सवाल थे, ये वो बातें थी जो उसका दिमाग उस चुड़ैल के बारे में सोच रहा था। उसने वो कांपते हाथों से वो थाली उठाई और दरख्त के नीचे रख दी और दोबारा से कहा, मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इसको कबूल फरमाइए। और जैसे कारी साहब ने कहा, बगैर मुड़े पीछे देखे तुमने वापस आ जाना है। जल्दी से जब उसने साड़ी रखी तो उसको ऐसे लगा कि मैं जैसे ही मुड़ूंगा तो सामने चुड़ैल खड़ी होगी और अंदाज ऐसा होगा, बच्चू जा कहाँ रहे हो? तुम क्या समझे कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी? तुम क्या समझे कि तुम्हें मैं इतनी आसानी से जाने दूंगी? जब एक इंसान को पता हो मैंने थाली रखी और एकदम से वो मुड़े और सामने चुड़ैल खड़ी हो, इंसान का वैसे ही दिल हार्ट अटैक से बंद हो जाए। और जब उसने थाली रखी और जैसे ही वो मुड़ा, पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। वो जो उसके दिमाग में खौफ, उसके दिमाग तखय्युल में वो जो दिमाग उसका वहम पैदा कर रहा था, इस तरह के ख्यालात पैदा कर रहा था, मुड़ूंगा तो पीछे खड़ा होगा कोई, कोई भी नहीं था। वो मुड़ा और उसने एक ठंडी सांस ली, जैसे कह रहा हो शुक्र अल्लाह का पीछे कोई भी नहीं। और तेजी से वो चलना शुरू हो गया, क्योंकि उसने पीछे मुड़ के नहीं देखना था, वरना उसका कलेजा खा जाती। और वो तेजी से चलता 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 उस रेंज से बाहर निकल गया जो उस दरख्त की रेंज थी। दरख्त उसकी आंखों से ओझल हो गया, फिर भी उसने मुड़ के नहीं देखा, यहां तक कि इतना तेज चला कि अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने मुड़ के नहीं देखा। वो समझ रहा था हो सकता है वो मेरे घर के दरवाजे तक आ रही हो देखने के लिए, कि कारी ने कहा कि मुड़ के मत देखना। बेशक उस दरख्त के पास कहा था, क्या पता वो मेरा जायजा लेने के लिए पीछे आ रही हो। जब वो अपने घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने दरवाजे को जब बंद किया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, दरवाजा बंद करते हुए भी सामने ना खड़ी और मुझे कहे, आज तो जिंदा बच के हो, दोबारा नहीं छोड़ूंगी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, अपनी आंखें बंद की, तेजी से दौड़ता हुआ आया जहां पे बाप इंतजार कर रहा था, मां इंतजार कर रही थी। मां ने, बाप ने उसको गले लगा लिया। बंदा, बेटा जिंदा सलामत वापस आ गया था। रात जागते हुए गुजार दी, ना नींद जावेद को आई, ना मां को आई, ना बाप को आई। सारी फैमिली जागते हुए रात गुजार दी। कहीं खुदा ना करे कोई वाकया, अनहोना वाकया ना हो जाए, वो चुड़ैल यहां फिर कोई गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि एक रात पहले ये सब कुछ हुआ था। अगली सुबह दिन की रोशनी में कारी साहब ने ये बताया था। रात जागते हुए गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। और जब कारी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा, मुबारक हो, चुड़ैल ने तुम्हारी माजरत कबूल कर ली है और चीज़ें भी कबूल कर ली। अब एक वादा करो मेरे बच्चे, नमाज की बाकायदगी करना, कोशिश करना काफ़ी अरसा, ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए, काफ़ी अरसा अपनी नमाज की बाकायदगी करना। और जावेद ने ऐसा ही किया। उसके बाद अपनी नमाज में बाकायदगी रखी और उसके बाद उसने लेट घर से निकलना छोड़ दिया। तौबा तैफ हो गया कि आज के बाद मैं लेट बाहर नहीं निकलूंगा। और ना ही अब वो दोस्तों से मिलने के लिए जाता था तो टाइम पे जाता और टाइम पे ही वापस आ जाता।
और सबसे मज़े की बात यह है, जिनका नाम जावेद, रियल जावेद नेम है, इस वक्त उनकी एज 73 साल है, 73 ईयर, और आज भी जिंदा हैं, इंडिया में मौजूद हैं। और जिस वक्त मैं ये उनकी कहानी, ये सच्ची कहानी जो मैं आज सुनाई है, वो खुद भी बैठे शायद इस कहानी को सुन रहे होंगे। जब कभी किसी मूड में बैठे होते हैं तो 73 साल का वो बुजुर्ग शख्स अपनी उस कहानी को याद करता है तो कहता है, मैं अभी भी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्प खड़े हो जाएंगे, मैं कांपना शुरू हो जाऊंगा। वो ऐसा खौफनाक और भयानक मंजर था जिसको मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। मेरे बिस्तर पे बैठी हुई वो चुड़ैल जिसने गर्दन घुमा दी थी, मेरी छत से चिपकी हुई वो चुड़ैल जिसने मुझ पे छलांग लगा दी थी, मैं मरते दम तक इसको नहीं भूल सकता, इसको याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन जब कभी ये वाकया याद आता है तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। आज भी बच्चे जब उनसे पूछते हैं, दादा अबू वो क्या हुआ था, तो वो कांप जाते हैं, वो हंसते हंसते चुप कर जाते हैं। वो जितने अच्छे मूड में होते हैं एकदम से सीरियस हो जाते हैं, और बुजुर्ग कहते हैं, बेटा नहीं, ये बात मत किया करो, वो डर जाते हैं। तो ये कहानी थी जो मुझे भेजी अपना, क्या नाम है, सैयद सैम मोहसिन ने, इंडिया से, और उनका जो दोस्त है आकिब, जिनके ताया अब्बू, जिनका नाम रियल में जावेद है, उनकी कहानी थी जो उन्होंने मुझे भेजी, जो आज मैंने आपको सुना दी। और उसी दरख्त के नीचे बैठ के सुना दी जहाँ से मैंने कहानी शुरू की, और आपको कहा था कि दरख्त से शुरू होती है कहानी, दरख्त पे ख़त्म होती है। और इन दोस्तों का शुक्रिया जो सामने बैठे हुए हैं, मुझे एक दरख्त ही फराहम किया जो हॉन्टेड है, जहाँ पे जिन्नात हैं। और टाइम इस वक्त रात के, नहीं टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30 बजे मैं बैठ के कहानी सुना रहा हूँ। हो सकता है जुनैद भाई मैं और भी वापस जाए, कोई जिन जुनू पीछे आ ही जाए, तो यार एक दो बातें करनी है मैंने भी जिनसे, भाई लोग अगर सुन रहे हो तो आ जाना यार, एक दो काम है वो आपसे करवाने हैं। तो ये थी जी एक सच्ची कहानी जो मुझे भेजी आप लोगों ने, और आपकी कहानी को मैंने एज इट इज सुनाया। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं, उसको वॉइस मैसेज में भी कर सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। तो मैं आपकी कहानी को आपके नाम के साथ सुनाऊंगा। शर्त यह है कि आपने मुझे वॉइस मैसेज या लिख के भेजना है। ये ज़रूर बताना है कि आपका नाम फर्जी लेना है, रियल लेना है, लोकेशन फर्जी बतानी है या रियल बतानी है। और आपने इसको भेजना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313 665550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 665550। इस पे आप मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए, आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। सो आज की मैं इस वक्त दुबई में हूँ, मिलने का सिलसिला मेरा जारी है। और जितने लोग मुझे कॉल करें, मैंने नंबर कल की जो आपने ऑफ कैमरा स्टोरी सुनी थी उसमें मैंने नंबर अनाउंस किया था, उसमें आप नंबर से मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। मिलने का सिलसिला जो मेरा यहाँ पे दुबई में जारी है। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मतलब मेरे को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।